बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, नवंबर से पहले होंगे, नवंबर के बाद होंगे, 3 महीने के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे या 1 साल दरकार होगा। मामलात इंतखाबात जल्दी और बाद के बनते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हो ना हो, इंतखाबात फौरी तौर पर हो जाएं। और जो पीडीएम है, जिसके साथ पीपल्स पार्टी और पूरी कोएलिशन गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि जब तक इस्लाहात ना हो, जब तक सिलेक्टेड किसी शख्स के आने का रास्ता ना रोका जाए, तब तक किसी भी सूरत इंतखाबात ना किए जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बैनुल अक़वामी जो न्यूज़ एजेंसी है उसको इंटरव्यू दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हो सकता है नवंबर से पहले हम लोग इंतखाबात कर दें। मेरी एक मुलाकात हुई थी संडे को वज़ीर आज़म साहब से, उसके अलावा एक और मुलाकात हुई थी, नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन एक हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई थी। और हमें कहा यह गया, जब मैंने सवाल किया कि इंतखाबात आखिर होंगे कब, अगले साल का इंतज़ार करें या 3-4 महीने में, तो हुकूमती शख्सियत ने बोला कि इंतखाबात का मसला नहीं है, असल मसला नवंबर का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं, ताकि जो भी केयर टेकर सेटअप हो या नई हुकूमत हो, वो किसी तरीके से नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला देखे। और हम चाहते हैं कि नवंबर के बाद इंतखाबात हों। आज ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की वजह से एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि शायद इंतखाबात पहले भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी कि नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है, गुफ्तगू के बाद ये कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक मामला आगे नहीं चलेगा। बहरहाल एक गंभीर सिचुएशन जो बनी हुई है वो बरकरार है, और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये है कि इकॉनमी जो है वो डावाडोल है। कुछ इकॉनमी की कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि बार बार छेद किए जा रहे हैं, और इतने छेद हो गए हैं कि अब इकॉनमी को संभालना मुश्किल हो गया है। श्रीलंका की मिसाल दी जा रही है। श्रीलंका में डॉलर 200 से तजावुज़ कर गया था, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी डॉलर उसी राह पर गामजन है, क्योंकि पाकिस्तान में आज जब ओपन मार्केट के अंदर डॉलर क्लोज हुआ है तो वो तकरीबन 192 रुपए के ऊपर मौजूद था। ये याद रहे कि 11 मई 2022 को यानी आज डॉलर 192 पे, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जरा सा पीछे, और 12 अप्रैल की तरफ चलते हैं तो तकरीबन 180 के करीब डॉलर था, 182 के करीब, यानी पूरे 10 रुपए का। जब इस हुकूमत ने इख्तदार संभाला था तो एकदम से डॉलर जो है वो गिरा था, और उसके अंदर रुपए की कदर में इजाफा आया था। कहा जा रहा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, अब मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन मामलात बड़ी गड़बड़ की तरफ लग रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिक हाई पे पहुंच चुका है ये डॉलर। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक मामला जो है वो निपटा दिया, और वो मामला है आर्टिकल 63A का। वो आर्टिकल 63A के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन थे उनकी जो नाअहली का रेफरेंस है वो खारिज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की आज, और काफ़ी अरसे से ये समाअत चल रही थी, मामला बड़ा तूल इख्तियार कर चुका था। मुत्तफ़िका फैसला किया है कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनके ऊपर 63(1)A का इतलाक नहीं होता, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, क्योंकि उन्होंने इंतखाबी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस इंतखाब के अंदर वोट ही नहीं दिया। पीटीआई के मजीद जो रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त है उसको भी मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अहमद हुसैन टहर, राना कासिम नून, गफ़ार वट्टू, समीउल हसन गिलानी से जो है मुतालिक रेफरेंस पर फैसला सुना दिया गया है। इसके अलावा वो और बहुत सारे मुनहरिफ अराकीन हैं। कल इन मुनहरिफ अराकीन में से एक से रात को मेरी गुफ्तगू हो रही थी कल के प्रोग्राम के बाद, तो मुझे यही बोला गया था कि होना कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि हमने तो वोट दिया ही नहीं, और वही हुआ। इस तमाम सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उस बारे में भी बात करेंगे। कहते हैं एक खिलाड़ी फैसला करेगा कि कौन जो है मीर जाफर है, कौन मीर सादिक है। क्या एक खिलाड़ी है सिर्फ, या फिर वो जो है प्रॉपर सियासतदान बन चुके हैं, घाक सियासतदान बन चुके हैं इमरान खान साहब। अब तमाम सूरत हाल में बात करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ PMLN से मौजूद हैं सेनेटर गौस नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अमजद अली नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाजी साहब आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट एंड अ वेरी सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अमजद अली नियाजी साहब, जरदारी साहब की गुफ्तगू पे बात कर लेते हैं कि जरदारी साहब ने कहा एक खिलाड़ी अब ये डिसाइड करेगा, यानी तहरीक आवेज़ तरीका
है एक तरह से इमरान खान साहब के बारे में, आसिफ जरदारी साहब, कि वो समझ ही नहीं रहे कि वो सियासतदान है। यानी 22-25 साल के बाद भी इमरान खान साहब को अभी भी खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि जरदारी 100 बीमारी, मतलब ये सारे पूरा मुल्क की कहते हैं, और उसका कमेंट्री जो है ना, कोई आसमानी सहीफा तो है नहीं, और उसको खिलाड़ी का बिल्कुल पता चल जाएगा। खिलाड़ी उन्हें तिगनी का नाच नचा चुका है, और खिलाड़ी ने इनकी सियासत जो है ना, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का जितना गन था ना सारा, वो खान ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब इसको उठा उठा के बाहर फेंकने के वक्त आ चुका है। और उम्मीद है अगले कुछ दिनों के अंदर जब इनको अवाम उठा के बाहर फेंकेगी तो इनको समझ आएगी, आ लेकिन जाएगी अमजद कि नियाज़ी साहब, आई एम सॉरी, आई एम खिलाड़ी ने कटिंग यू इनके साथ शॉर्ट, कितनी बड़ी। मेरी इत्तलात के और बड़े बावसूख जराए की इत्तलात के मुताबिक आप लोगों ने इन्हीं जरदारी साहब से कांटेक्ट किया था जब आप लोगों को नजर आ रहा था कि हुकूमत जाने वाली है, कि मामलात को रफा दफा करें, हम अर्ली इलेक्शन करा देते हैं। नेवर 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 बड़े बावसूख जराए। ऐसा कोई, मैं बावसूख जराए ही से आपको कहता हूँ। देखो, मैं खान साहब के साथ जितना मेरा ताल्लुक है, रिश्ता है, और आखिरी 2-2.5 महीने तो हम सुबह से लेकर रात तक इकट्ठे ही होते थे। और एक ही चीज मेरे इल्म में है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैटेगोरिकली मैं इसको डिनाई करता हूँ। और खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमने इनके साथ हाथ मिलाना है तो फिर हमारी सियासत का फिर अल्लाह ही हाफिज है। और इसीलिए तो हमने 1% भी अपने अंदर लचक नहीं पैदा की, और इसी वजह से ये लोटे भी बने कुछ लोग, और इसी वजह से तहरीक माद भी आए, क्योंकि ये सारे कठपुतली जो थे ना, ये अमेरिका के इशारों पे नाच रहे थे। और हमें सारा मालूम है कि ये क्या करते रहे और क्या नहीं करते, किसने कितना बंद किया है सारे डर्टी गेम में। अच्छा, मुझे बिफोर आई गो टू सेनेटर गौस नियाजी साहब एंड रजा रूमी साहब, मुझे एक और बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा। जरदारी साहब कहते हैं अगर अमेरिका की कोई गेम होती, अगर अमेरिका का कोई मामला होता, तो एटलीस्ट जो बाइडन दोस्त है, एटलीस्ट इतनी कॉल करके तो कहता ना कि वेल डन, गुड जॉब, वेरी वेल डन। ऐसा कुछ नहीं कहा गया, कोई अमेरिका से बात नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आप लोग ऐसे एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कोई परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके अपनी हुकूमत में। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया 4 साल की परफॉर्मेंस में 4 सेकंड की बात नहीं कर सकते आप उसके ऊपर। अनिका, मैं इस पे सिर्फ 2 बातें करूंगा। सबसे पहले कहा गया कि ऐसा साइफर है ही नहीं। हाँ। आपने देखा होगा कि इसी गवर्नमेंट, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास इन्होंने किया और माना कि साइफर आया है और मुदाखलत हुई है। डीजी ISPR ने खुद माना है कि मुदाखलत हुई है। इसी इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर ने खुद नेशनल असेंबली के अंदर, जो मकबूजा असेंबली हो चुकी है, खुद ना करते आ कर गए। मेरे ख्याल में बाकी क्या गुंजाइश है, मुझे बता दें कि अमेरिका के जो सारी गेम थी, और ये उसका हिस्सा थे, मीर जाफर, उमर सादिक, सारे, और इन्होंने सारा जो पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं तो समझता हूँ कि जरदारी साहब ने तो भुट्टो की जो खबर है ना, उसको भी बेच दी है अपनी सियासत में। अब आप लोग भुट्टो बन रहे हैं को, उसकी अमजद अली नियाज़ी साहब, अब आप लोग भुट्टो बन रहे हैं। भुट्टो नहीं, भुट्टो की पॉलिसीज और थी, हाँ। उसकी पॉलिटिक्स और थी। उसको हम इसलिए रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने जद्दोजहद की थी। मैंने कहा पूछ लूं, जरा मिसालें आजकल जरा ज्यादा दे रहे हैं। खान साहब के भुट्टो बनने का इरादा तो नहीं? चले, ठीक है, चले। मैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब की तरफ हैं भुट्टो साहब, जब क्योंकि इधर हम का नारा भी भुट्टो साहब ने लगाया था, मशरकी पाकिस्तान, सकूते ढाका जो है, आज भी हमारा जो है वो दिल खून के आंसू होता है, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर अपनी जद्दोजहद की थी, इसको हम जरूर। खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं अमजद अली नियाज़ी साहब, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, खारजा पॉलिसी अंदरूनी मामलात के ऊपर भी बड़ी चल रही है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, काबीना के कुछ अहम मेंबरान की मुलाकात हुई, PMLN के अहम लीडरान की बात हुई। पहले कहा जा रहा था ये जो है ये पार्टी के अंदरून का मामला होगा, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा है कि पाकिस्तान की हुकूमत लंदन से बैठ के चलाई जा रही है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, एक काबिल प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के कई दफ़ा,
आधी आबादी को तो वैसे गवर्न करते रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बड़े अच्छे मशहूर हैं, टीम भी उनके साथ तगड़ी है, तो फिर क्या जरूरत है बार बार लंदन जाने की, या पहली दफा गए उसके बाद फिर मशावरत एंड ऑल? क्या नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हुकूमत के हवाले से एतबार नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शहबाज साहब जो मिलने गए हैं, एक तो वज़ीर आज़म बने हैं और वो तकरीबन 2 साल से इधर हैं। उन्होंने 2 साल जेल भी की और फिर पूरी स्ट्रगल भी करते रहे। मुख्तलिफ कोर्ट्स में उनको एक जॉब वैसे ही घसीटा गया जिसके कोई सबूत नहीं था। बहुत सारे मतलब इतने केसेस बनाए गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 4 साल ये हुकूमत में रहे और कोई भी उनके करप्शन का एक केस भी साबित नहीं हो सका। हाल बात इनका बयानिया जो है ना जी, क्योंकि मकसूद चपरासी फलाना फलाना मुश्ताक थी, ये सोशल मीडिया में जरूर कहते हैं लेकिन कोर्ट में ये कोई साबित नहीं कर सके, ये ना पेश कर सके। उनकी बेल होगी और फिर बेल भी ऐसी हुई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी नैब के खिलाफ और इनके खिलाफ। पर तो उसके बाद एक वज़ीर आज़म अल्लाह ताला ने उनको बनाया और एक बोझ तरह वज़ीर आज़म बनने ही बोझ है। 1 महीना पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिस किस्म की ये नायक और नालायक हुकूमत से अल्लाह ताला ने छुटकारा दिया है। तो अपने भाई से मिलने गए हैं 2-2.5 साल बाद, तो उसके बाद अपने सारी टीम जो उनके है मशावरत होती है कैसे रन करना है, कब इलेक्शन होने हैं। नहीं लगा ये सारी ये वाली मुलाकात थोड़ी इमरजेंसी में हुई है सेनेटर साहब, ये कोई आम मुलाकात नहीं लगती है कि रिफ्यूज किया गया, ना टेलीफोनिक ना वीडियो लिंक के ऊपर बात की जाएगी तो फेस टू फेस की जाएगी। तो ये वो वाली मुलाकात नहीं लगती कि भाई 2-2.5 साल बाद मुलाकात कर रहे हैं, ये कुछ और लगता है। सेनेटर साहब कुछ तो रोशनी डालें। नहीं, आप देखिए ना, एक तो हमने मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि 1 महीना पहले तक मैं तो ये खबर नहीं थी कि इस तरह अल्लाह ताला में मुल्क की बागडोर जो है शहबाज शरीफ साहब के हवाले हो जाएगी। कि उस हिसाब से एक मियां साहब नवाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, वो ज़ाहिर शेयर करेंगे कि मौजूदा मेन जो मसला इस वक्त है इकॉनमी है। हम इकॉनमी जो है ऐसी पोजीशन में है कि जब हम उस पर कोई अच्छे स्टेप नहीं लेते, ऐसे स्टेप जिस पे वहाँ पे बोझ न पड़े। आप इसाक डार साहब का इंटरव्यू सुना होगा, इस तरह अगर है तो 300 अरब पाकिस्तान जो है ना, ये कहाँ से हम पैदा करेंगे। तो इसलिए हम मतलब ये लोगों ने झूठ बोला है, ये जी इसको जो 300 अरब है हमें कि इसकी सिक्योरिटी मिलेगी या इसको हमें इंतजाम किया हुआ, हालांकि कुछ भी नहीं था। ये रेट बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे खिलाफ अदम आ रही तो उल्टा 10 रुपए डीजल वगैरह ये सस्ता कर लिया। ठीक है, चले। तो अच्छा, मैंने आपके सख्त हिदायत है कि अवाम पे मजीद बोझ न डाला जाए। उसको कभी कैसे मैनेज करने, हमने बड़े बड़े मेजर फैसले लेने हैं। इसके लिए उनकी इनपुट, उनकी जो कि 10 साल वज़ीर ने साहब साहब वजीर खजाना है, तो उनकी इनपुट लेके सारे इंशाल्लाह 1-2 दिन में देखेंगे इंशाल्लाह आप मुल्क बड़ी वाज़े इकॉनमी के हवाले से और पॉलिटिकली और बहुत से 2-3 महीने सेनेटर साहब हम डेडलाइन समझेंगे। 2-3 महीने आपने फरमाया ना, 2-3 महीने में मुल्क बेहतर सिमत में चला जाएगा इकोनॉमिकली। 2 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा क्लेम लगता है रजा रूमी साहब, 2-3 महीने में इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान सही सिमत में चला जाएगा। मुझे याद है इमरान खान साहब ने जब इख्तिदार संभाला था ना, उन्होंने भी 90 दिन की बात की थी, 3 महीने के अंदर अंदर मामलात को मैं सही कर दूंगा। अब ये सेनेटर साहब भी यही फरमा रहे हैं कि 2 से 3 महीने लगेंगे, मामलात ठीक हो जाएंगे। यहाँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर की कदर के अंदर इजाफा हो रहा है, यहाँ बाकी बहुत सारे ममालिक के अंदर एक रिसेशन अजीबो गरीब सा आया हुआ पोस्ट कोविड, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन इट सेल्फ पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। हम कैसे 2-3 महीने में इकोनॉमी को सही कर देंगे? इज इट जस्ट अ क्लेम इन योर आइज, या फिर इसके अंदर कोई दमखम है? जी देखिए, इस तरह से है कि क्लेम तो ये वाकई बहुत बड़ा है और सारी गवर्नमेंट्स ऐसे करती हैं, लेकिन अभी तो सूरत हाल बड़ी संगीन है। अभी तो सबसे पहले तो ये कि हमें जो है बैंकरप्सी या दिवालियापन की जो सूरत हाल बनी हुई है उससे बचना है, और उससे बचने के लिए जो है सबसे अहम जरूरत इस बात की है कि हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो खातिर खा तादाद में हो, ताकि हम अपनी इम्पोर्ट्स भी खरीद सकें, और साथ ही में जो हमने पुराने कर्जे और जो उनका सूद है वो वापस कर सकें। तो अभी तो इस मखदूश सूरत हाल में सबसे अवलीन जो तरजीह है वो ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो जल्द अज जल्द
मुकम्मल हो वो मायदा, क्योंकि उसके बाद ही दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कहा है कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं कि जब आईएमएफ जो है फाइनल करेगा तो फिर वो हमारी इमदाद करेंगे। अब आईएमएफ के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए आप जानती हैं अनिका की सबसे बड़ी शर्त जो इस वक्त हुकूमत के लिए मसला बनी हुई है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। यस। वो कीमतें जो हैं उनको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि सब्सिडी जो दी जा रही है वो तकरीबन 600-700 मिलियन डॉलर हर महीने की है, गालिबन उससे भी ज्यादा हो जाएगी अभी तो। और रुपयों में तो उसकी कीमत बतदरीज बढ़ती जा रही है डॉलर की ऊपर जाती हुई कीमत की वजह से। तो इसलिए अभी तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि क्या अगले 1-2 महीने में ये हम अहदाफ जो है हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपने श्रीलंका का जिक्र किया अपने इब्तदाइया में, वहां भी 1 साल पहले सूरत हाल कुछ ऐसी ही थी और फैसले कुछ बर वक्त नहीं हुए। और यही वजह है कि आज वहां पर आपने देखा अफरा तफरी मची हुई है और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उसी जो है मुश्किल सूरत हाल का सामना है इस वक्त। तो सबसे पहले तो यहाँ तो स्टेबिलिटी होगी, बाकी बातें बाद में आई। और जो आईएमएफ की शायद मानने से ये तेल की कीमतें बढ़ाने से महंगाई की लहर में एक और इजाफा होने का इम्कान है, ये भी एक चैलेंज है। ये दोनों चीजें साथ चलेंगी तो यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं जिसको समझता हूँ जिसको हैंडल कि करना होगा। रजा रूमी साहब जी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, इसलिए क्योंकि 2-3 महीने के अंदर हुकूमत होगी, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये सवाल हो रहा है। पता नहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी, लेकिन इलेक्शंस के बारे में ही बात करनी है कि जल्द होंगे या लेट होंगे। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी सिमत के अंदर सोच तो रही हैं, सब कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन पीटीआई की सोच ज़रा मुख्तलिफ है। इस बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मईशत की सूरत हाल इतनी गंभीर है, सेनेटर साहब कह रहे हैं 2-3 महीने के अंदर हम सही कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ सियासी सूरत हाल भी गड़बड़ है। एक तरफ इंतखाबात जल्दी करा दे तो दूसरी तरफ इंतखाबात लेट कराने की आवाज़ें आ रही हैं। अमजद अली नियाजी साहब, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है, जिस तरह की मईशत चल रही है अभी और जिस तरीके से डॉलर ऊपर से ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है एंड एज अ रिजल्ट हमारा कर्जा भी बढ़ रहा है, हमारे इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, आपको लगता है कि इस पॉइंट पर हम लोग इंतखाबात में जा भी सकते हैं? इस तरह की सूरत हाल में तो, इकोनॉमिक सूरत हाल में तो थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए होती है ना, थोड़ा ऐसा टाइम पीरियड चाहिए होता है जहां कूल ऑफ करने का टाइम मिले इकोनॉमी को। बुनियादी वजह भी यही है कि अदम इस्तेकाम है, और अगर इस्तेकाम देना है तभी इकॉनमी जो है कहीं एक जगह आके ठहरेगी। हम उस वक्त अपने 2-3 इत्तेहादियों के साथ मिलके हमें मुश्किलात आई थी और हम बड़ी मुश्किल से इस पे ऊपर काबू पाया था। ये तो मजमूआ है भानुमती का। तो इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर क्या करना है मुझे बताया, इनके हाथ में तो अब है रहा कुछ नहीं है। अब तो ये जितना भी हमने जोड़ा था, जो बड़ी मुश्किल से स्टेबल किया था और फिर रिकवरी में भी थी, और पिछले आपने देखा होगा कि लास्ट 2 मंथ से सब चीज जो है उड़ गई है। लेकिन अमजद साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, आप लोगों के साथ मसला ये था कि आप लोगों को खान साहब से वादा किया गया था कि हमारे पास 200 मेंबरान भी ऊपर चला गया, चीनी भी ऊपर चली गई, दालें भी ऊपर चली गई, चिकन भी ऊपर चला। आपकी बात बिल्कुल बजा, आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि खान साहब के साथ प्रॉमिस किया गया था कि हमारे पास 200 लोगों की टीम है और एक्सपर्ट्स की टीम है और हम आएंगे तो मामलात को ठीक कर देंगे। लेकिन पीएमएलएन के पास वाकई में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, या वो खुर्रम दस्तगीर हैं, या शायद खान अब्बासी हैं, या एहसन इकबाल हैं, या वो इसहाक डार हैं, यहाँ अली परवेज मलिक भी हैं जो यंग एंड कमिंग अप वेरी एक्टिव इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं। सो मेनी पीपल जो कि पीएमएलएन के पास है। अगर चलिए इंतखाबात हो जाते हैं और आपके हिसाब से आप इंतखाबी जो मार्का है वो जीत भी जाते हैं, फिर भी आप लोग इकोनॉमी के बारे में क्या करेंगे? यही तो जरदारी साहब कह रहे थे कि आपने जीत के भी क्या कर लेना है। मैं सुने ना, हम तो कोरोना जैसे मुश्किल हालात में भी अपनी इकोनॉमी भी बचा गए थे
अपने मुल्क की आवाम को भी अल्लाह की मदद से, सबसे पहले तो अल्लाह की मदद से हम अपने लोगों को भी बचा गए थे। जहाँ पे आप इंडिया में देखें 55 लाख लोग उन्होंने, वहां पे क्या हुआ, आज वहां पे गुर्बत किस सतह पे आ चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अपनी इकोनॉमी जो है वो सुकड़ के उनकी कहीं 20% की थी, 30%, लेकिन हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा टेक्सटाइल में हमने ग्रोथ दी, हमने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने ग्रोथ दी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने ग्रोथ दी, और मतलब आपके माइक्रो फाइनेंस जो है वो बेहतर हुए। तो हमने तो अच्छा बहुत सारा, फिर रियल एस्टेट के बिजनेस को बूम आया, तो बहुत सारी चीजें हम तो बहुत अच्छा कर गए। और कोरोना जैसे हालात में, और फिर किसानों को करीबन जो है 5 फसली उनकी बहुत बेहतर, उनको तकरीबन 1100 अरब से ज्यादा का जो है उनको एक्स्ट्रा पैसे मिले हमारे अदवार में, दौर में। और हमने इस, जब हमें इकोनॉमी मिली थी या हमें गवर्नमेंट मिली थी, उस वक्त हमारे पास कितने रिजर्व थे और हम किस मुश्किल हालात में थे, हमने उस सारी चीजों को झांक के जब हमने इनको रिकवरी फेज में 5.6 ग्रोथ दी है, ये आईएमएफ कह रहा है, हम नहीं कह रहे, दुनिया के सबसे बड़े जो इकोनॉमिस्ट है ब्लूमबर्ग है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान फिर तो पीएमएलएन ऐसे ही बात कर रही है ना। फिर तो सेनेटर गौस न्याजी साहब, जो अमजद अली न्याजी साहब की मंतक है, उस हिसाब से तो आप लोग ऐसे ही फिर फजूल में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पीटीआई के अगेंस्ट के, इन्होंने इकोनॉमी बड़ी गड़बड़ कर दी। इकोनॉमी तो आपसे नहीं संभली, क्या आकर फौरी तौर पर इतना हाई चला गया डॉलर। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, कम से कम आपके पास जो मंझे हुए इकोनॉमिस्ट हैं उनको इस्तेमाल करके को डॉलर को के परों को जरा काटने की, कुतरने की कोशिश करते। सर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ, तब तक आपकी ऑडियो को फिक्स करते हैं। रजा रूमी साहब, एक तरफ इकोनॉमी खराब है इसलिए जल्दी इंतखाब कराएं, एक तरफ इकोनॉमी खराब है इसलिए इंतखाबात लेट होने चाहिए। अवाम कंफ्यूज हो रही है, इकोनॉमी की वजह से इंतखाबात लेट होने चाहिए या देर से होने चाहिए? देखिए अनिका, 3 वजूहात हैं जिनकी जो कि अगले इंतखाबात से पहले उनको सुलझाना जरूरी है। सबसे पहले तो आपने मईशत का जिक्र कर दिया, पहले भी हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, कुछ फैसले करने हैं, आईएमएफ के साथ मामला ठीक करने हैं और ये मईशत का पहिया जो है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे भी अहम चीज है इंतखाबी इस्लाहात या इंतखाबी जो कवायद हैं जिनके तहत अगले इलेक्शन ने मुनक्किद होना है। अगर अगले इलेक्शन से पहले उन मामलात को ठीक ना किया गया तो ये तो फिर एक बार बहुत बड़ा जो है सवाल उठ जाएगा उन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर। और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है वो तीसरी चीज पर लेके जाता है, वो ये कि जब तक ये पार्टीज आपस में बातचीत नहीं करेंगी तो कैसे ये इस्लाहात होंगी। खान साहब का तो इस वक्त रवैया जो है वो तो कहते हैं कि वो तो इनकारी है, वो तो कहते हैं सारे जो है वो इम्पोर्टेड हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है पार्लियामेंट से, वो उन्होंने कहा कि वो वहां भी वो उनकी शमूलियत नहीं है उनकी पार्टी की। तो ये कैसे मामलात जो हैं ये सेटल होंगे? ये ईवीएम का मसला है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का जो कानून पास हुआ है उसको देखना है, और दीगर इलेक्शन कमीशन पूरा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पूरा करने के लिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत लाजमी है अब जो 18वीं तरमीम के बाद। तो ये जो मामलात है 2-3 ये सेटल होंगे तो इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इन हालात में मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब क्यों बार बार मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं। कल तो खैर फवाद चौधरी साहब ने चौकीदार को भी कह दिया कि इलेक्शन करवा दें, हालांकि काम ही इलेक्शन चौकीदार को क्यों बुला रहे हैं रजा रूमी साहब, जबकि चौकीदार ने कह दिया आई एम एपॉलिटिकल, मैं नहीं इसको। मेरे ख्याल से चौकीदार से उनकी मुराद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान होंगे। ईसीपी है, मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। मुझे भी डाउट था देखा, लेकिन बात ये है कि ये अजीब, मुझे ये सियासी नारा बन गया, क्योंकि खान साहब को जाहिर बात है इस वक्त उनका बयानिया जरा आपको पता है मकबूल हुआ है, और लोग वो साजिश को भी बहुत सारे लोग अच्छे खासे मानते हैं। अच्छा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर सेनेटर गौस न्याजी साहब की तरफ भी वो वाला सवाल और अगला सवाल के इकोनॉमी की वजह से इंतखाबात बाद में कराने, जल्दी कराने, क्या करने लगी है पीएमएलएन। ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब और जरदारी साहब का जो बयान है उसके अंदर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर ब्रेक?
बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की वजह से पीटीआई कह रही है कि जल्दी इंतखाबात करें और पीएमएलएन कह रही है कि हमें ज़रा इसको संभाला देने दें, लेकिन कब हो रहे हैं इंतखाबात? असल सवाल तो यही है। सेनेटर गौस न्याज़ी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की बात और जरदारी साहब की बात में कुछ तजाद है, और जरदारी साहब ने सजेशन भी दे दिया ख्वाजा आसिफ साहब को कि अपनी पार्टी के हिसाब से उनको चलना चाहिए। तो मुझे ज़रा बता दें, इंतखाबात की कोई एक टेंटेटिव सी डेट बता दें। 3 से 4 महीने तो आपने बोला है कि इसके अंदर हम इकोनॉमी ठीक कर देंगे, यानी इन 2-3-4 महीनों में तो इंतखाबात होने वाले नहीं हैं, तो उसके फौरी बाद या फिर नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा? देखें जी, इलेक्शन जो है अगले 2 महीने 3 में करा लें। अब बात यह है कि इलेक्शन कैसे होंगे जब इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक ये रोजाना बयान देते हैं कि इसको हटाया जाए, ये रिजाइन दे जाए, और पंजाब और केपी के मेंबरान भी जो है वो अभी तक इन्होंने अपॉइंट नहीं किए। तो इलेक्शन कमीशन तो तकरीबन आधा खाली है, और वो कैसे पूरा होगा उसकी सीटें, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर और पंजाब तो अब आपने अपॉइंट करना है ना? नहीं, उसमें पोजीशन लीडर और वज़ीर आज़म की जो है ना कंसेंसस होना जरूरी है। 28 तो अब जब आपको तो आप इस वक्त तो अपोजिशन लीडर भी हमारे पास नहीं है, अभी आ जाएंगे ना, कुछ ही दिन इंतजार करना पड़ेगा। सेनेटर साहब, अपोजिशन लीडर आ रहे हैं ना, वो शायद आपकी बात भी मानेंगे। अगर हमारी बात मान, अगर ये बात मानते तो इतनी तब्दीली की जरूरत नहीं थी। अगर शुरू में हमारी, हम तो यही चाहते थे जल्दी इलेक्शन, तो हम अभी बात मानने वाले अपोजिशन लीडर आ रहे हैं ना सेनेटर साहब, पता तो है आपको? चलो जो भी होना चाहिए, जब होंगे तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में ये सारी चीज इलेक्शन पास होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी को एक बड़ा है कि हम नुमाइंदगी देना चाहते हैं कौमी असम्बली में, ताकि उनके 4-5 मेंबरान हो, वहाँ उनको जो मसाइल दरपेश हैं, चाहे यूके में, यूरोप में, जहाँ भी है, वहाँ क्या मसाइल दरपेश हैं और हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है, तो ये उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी हम देना चाहते हैं। दूसरा, और जो मीशत के मतलब इक़दाम हैं, दूसरी बहुत सी चीजें हैं, तो ये करके इंशाल्लाह हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो नवंबर के बाद ही, नवंबर के बाद ही, नवंबर के मेरे ख्याल में अक्टूबर तक तो इलेक्शन कमीशन तैयार ही नहीं है, तो उसके बाद नवंबर तक आप तैयार नहीं है। नहीं, हम तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा रेडी, हम तैयार हैं इलेक्शन। चले मान लेते हैं, हमें कोई परेशानी। ठीक है, चले अमजद अली नियाज़ी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। इलेक्शन तो इंशाअल्लाह ताला अभी आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी का सफर जो है वो शुरू होने देना, तो इलेक्शन भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये वो कहते हैं ना, ये कहेंगे कि इलेक्शन हम मानते हैं। ये वो लोग है ना, सारी पार्टियां ये वो कहते 100 प्याज भी खाते हैं और फिर वही दूसरा काम भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ये दोनों काम करेंगे और इलेक्शन भी होंगे। हमें पूरी अल्लाह पे भरोसा है और पाकिस्तानी कौम जिस तरह खड़ी हो चुकी है, और आज देखें कि पूरी दुनिया से वैसे हकीकी आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी। आप किस आजादी की बात कर रहे हैं अमजद अली नियाज़ी साहब? नहीं, हमें आजादी का कहाँ मिली थी अनिका? हम तो गुलाम कौम ही रहे ना। हम कहाँ मिले? हम तो दूसरे मुल्कों की साइफर पे अपनी गवर्नमेंट गिराते रहे हैं और जुडिशल कमीशन, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जुडिशल कमीशन बना दूंगा, लेकिन मानना नहीं है ने। जी सेनेटर साहब, नहीं, हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक अच्छा कोई बिल जिसमें साफ और शफाफ निजाम कमीशन बने और उसकी ओपन हियरिंग हो। सही होगा। ये नहीं है कि कोई बंद कमरों वाली, ओपन हियरिंग में सब चीज सामने आ जाएगी। हमने तो उस साइफर को डीक्लासिफाइड किया। चले कमीशन हमने बना दिया है, आजाद कमीशन भागते तो जो खत के आप सैफर लेके फिरते हैं, इसके लिए जो हम बारी पार्टी आज कमीशन बनाते हैं इंशाल्लाह, और ओपन हियरिंग होगी उसकी। चले ओपन हियरिंग होगी। रजा रूमी साहब, लास्ट कमेंट। जी, मेरे ख्याल से तो बहुत अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की, क्योंकि उसके बगैर मईशत नहीं संभल सकती। आप लाख चाहे नुस्खे ले आएं, बेहतरीन से बेहतरीन, काबिल से काबिल माहिर माशियात को लगा दें, IMF का प्रोग्राम डबल कर दें, सऊदी अरब से अरबों डॉलर ले आए, लेकिन जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, ये बात तयशुदा है, तो मईशत नहीं संभलती। इस वक्त यही चाहिए। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो
देखें हालात को, और जो उन्होंने सियासी इस पर इस्तेहकाम की तरफ आए। रजा रूमी साहब थैंक यू सो मच, हमदर्द अली नियाज साहब, सेनेटर गौस नियाजी साहब थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। ये बात हमारे लीडरान को समझने की जरूरत है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।